नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया आज आपके बीच हिंदी व्याकरण का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समास। इस टॉपिक के मैं कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो मित्रों, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। कहने का भावार्थ यह है कि अगर आपको सफलता अर्जित करनी है, अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो आपका डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय होना बहुत ही जरूरी है। साथियों, आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है कि समास के मुख्य रूप से भेद होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा इसकी लैंग्वेज का ध्यान रखना कि मुख्य रूप से भेद की बात की है। तो समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, जिनमें से हम उसकी अगर कौन कौन से होते हैं उनकी अगर संख्या की बात करें तो अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास, ये समास के मुख्य रूप से भेद होते हैं। अगर ये शब्द नहीं दिया हुआ होता मुख्य रूप से और होता समास के भेद होते हैं और इसमें ये जो 4 है ये भी नहीं दिए होते तो आपका आंसर होता स, जिसके अंतर्गत एक होता है आपका क्रमधारय समास। कौन सा समास? क्रमधारय समास। और इसके अलावा एक होता है आपका द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, इन दोनों को, द्विगु और क्रमधारय, इन दोनों को तत्पुरुष के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है। इसलिए मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये 4 होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अपना कि शताब्दी शब्द में समास है। शताब्दी शब्द में समास है तो मित्रों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि समास की डेफिनेशन क्या है, इनके जो पार्ट होते हैं, इनके जो भेद होते हैं, उनके विशेषता क्या, उन सबकी विशेषता के माध्यम से अभी हाल ही के जो एग्जामिनेशन है इनमें लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इनकी अच्छी सी डेफिनेशन, इनकी जो क्वालिटीज होती हैं, इनकी जो विशेषताएं होती हैं, इसके साथ में इसके एग्जाम्पल्स और वरीयता, किसको क्या वरीयता दी जाती है, इन सब का ध्यान रखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल उनके आंसर की संभावना, पॉसिबिलिटी होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसी स्थिति जिसके अंतर्गत दोनों समास आ जाए, यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसमें दोनों समास होने की संभावना है, तो फिर हम उनमें प्रायोरिटी किसको देंगे, वरीयता किसको देंगे, ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ तो ये बेसिक क्वेश्चन है कि शताब्दी शब्द में समास हैं। तो मित्रों ऑप्शन पहला है जिसमें द्वंद्व दे रखा है, सेकंड द्विगु है, थर्ड क्रमधारय और फोर्थ तत्पुरुष है। लेकिन अपना जो आंसर है वो है द्विगु। क्योंकि द्विगु है, द्विगु समास में प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची, संख्या का बोध कराता है। तो इसमें दे रखा है शताब्दी में शत। मित्रों शत का मतलब होता है 100। क्या मतलब होता है? 100। और अगला शब्द दे रखा अब्दी, इनमें से शब्द निकल कर आएगा अब्द। क्या आएगा? अब्द। और अब्द का मतलब होता है वर्ष। क्या मतलब होता है? वर्ष। यानी कि शत का मतलब 100, वर्ष का मतलब, अब्द का मतलब वर्ष, यानी कि 100 वर्षों का जो समाहार होता है या फिर कह सकते हैं समूह, उसको बोलते हैं क्या? शताब्दी। और इसके अंतर्गत द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तीसरा क्वेश्चन है कि स्वर्ण घट का विग्रह है। मित्रों ये भी ध्यान रखना है, ये आज मैंने जो इस सेशन के अंतर्गत सबसे बड़ी इस बात का ध्यान रखा है कि जो क्वेश्चन है उनकी वैरायटी पर मैंने फोकस रखा है कि क्वेश्चन एक ही टाइप से नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार से कवर करने का प्रयास किया है। तो ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें इनका विग्रह से संबंधित पूछा है। तो इसमें आपको मोस्टली जो तत्पुरुष समास है उनके जो कारक चिन्ह है उनका ध्यान रखना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है स्वर्ण में घट, सेकंड घट में स्वर्ण, थर्ड स्वर्ण का घट और फोर्थ स्वर्ण के लिए घट। तो ये ध्यान रखना है कि स्वर्ण घट है ये संबंध तत्पुरुष का है। किसकी बात करें? अगर के कौन सा है ऐसा पूछा जाए तो ये संबंध तत्पुरुष का है। संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। बीच में का विभक्ति का यूज होता है वो संबंध तत्पुरुष में होता है। और अपना आंसर है वो तीसरा सही, स्वर्ण का घट होगा। ना तो स्वर्ण में घट होगा, ये भी रॉन्ग है। स्वर्ण घट में स्वर्ण, ये भी गलत है। और स्वर्ण के लिए घट, ये भी गलत है। स्वर्ण का घट यानी कि सोने का घट, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह। मित्रों ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है।
कई भर्ती परीक्षाओं में इसको पूछ चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने वापस रिपीट किया है। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि जो रेल शब्द हैं या अपन जो ट्रेन बात कर रहे हैं, ये शब्द ऑलरेडी अंग्रेजी के हैं, ठीक है। और इनका जो विग्रह करना है वो इनकी लैंग्वेज को अपने को एकदम सही से आप रट लो या फिर अच्छी प्रकार से समझ लो। रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी या फिर रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो मित्रों, ना तो रेल और गाड़ी होगा, ना ही पटरी पर चलने वाली होगा, और ना ही ये जो रेल से चलने वाली गाड़ी होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। कौन सी हो जाएगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी। और इस प्रकार से इसमें आंसर हो जाएगा अपना तत्पुरुष समास। और अगर पूछे कि तत्पुरुष में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष में भी हो जाएगा अधिकरण, क्योंकि उसका कारक विभक्ति होता है में और पर होता है। तो ये जो पर वर्ड आया है, ये जो शब्द दिख रहा है आपको, ये विभक्ति चिन्ह है कि रेल पर चलने वाली गाड़ी। अगला क्वेश्चन, वह समास जिसका अन्य पद प्रधान होता है। मित्रों ध्यान रखना है, मैंने अभी भी बताया था कि मुख्य रूप से समास है वो 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से अगर बात करें, पहले अपन ले रहे हैं तो अविभाव की बात करें, उसमें प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। और हम बात करें द्वंद्व समास, तो दोनों पद प्रधान होता है। तत्पुरुष का सेकंड पद यानी द्वितीय पद प्रधान होता है, और जो बहुव्रीहि होता है उसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद से तात्पर्य है कि जो दोनों दे रखे उससे कोई अलग ही अर्थ निकले, वो होता है कौन सा? बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर यही पूछा है कि जिसका अन्य पद प्रधान होता है, इट मीन्स वो बताना चाह रहा है बहुव्रीहि समास के बारे में। अगला क्वेश्चन, कन्यादान में कौन सा समास है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको ध्यान रखना है कि कन्यादान है, इसका पहले अगर समास विग्रह की बात करें तो इसका समास विग्रह होता है कन्या का दान होता है। मित्रों ध्यान रखना, कन्या का दान होता है, कन्या का दान होता है। बहुत बुक्स में लिख रखा है कन्या के लिए दान, नहीं, ये बात गलत है। कन्या के लिए दान नहीं होगा, तो क्या होगा? कन्या का दान होगा। इस बात का ध्यान रखना है। इस हिसाब से देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। विभक्ति कौन सी? का यूज हुआ है और संबंध तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। बहुव्रीहि होगा नहीं, क्योंकि अन्य पद प्रधान होता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, और क्रमधारय के अंतर्गत विशेषण और विशेष्य की बात होती है, या फिर उपमान या फिर उपमेय की बात होती है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, शीतोष्ण सामासिक पद का सही विग्रह है। देखो मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज को रटे, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। सही बात क्या है, या फिर समझने सीखने की जो लर्निंग का सही प्रोसेस क्या है। तो मित्रों, कुछ मिथ होते हैं, उनको आपको भुलाना होगा, या कोई चीज सीखी हुई या किसी ने आपको सिखाई भी है तो उस चीज को आप अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि एक्चुअली में सही अप्रोच क्या है। रटना नहीं है, ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं है या ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं जिसको आप पूरी तरह से रटकर उसको क्लियर कर सकते हैं। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। तो राइट अप्रोच क्या है? सही अप्रोच ये है, सीखने का कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर एक सिद्ध हस्ता हासिल करने के लिए उसको समझना, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो एक अच्छा होना चाहिए, आपकी समझ है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। देखो, ऐसा माना जाता है कि जो द्विगु समास होता है उसके बीच में हाइपन लगा हुआ था। हाइपन का ये जो डैश वाला सिंबल है ना, इसको इंग्लिश में हाइपन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये होता है तो ही वो होता है। जैसे कि मैं यूँ कह दूँ माता पिता, ऐसा लिखा है ना मैंने, माता ये डैश लगा दिया या हाइपन लगा दिया, पिता लिखा है, तो ये माता पिता। ऐसा कहा जाता है कि जिसके बीच में ये डैश या फिर हाइपन लगा हुआ है वही होगा कौन सा? द्वंद्व समास। गलत बात है, जरूरी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि उनके दोनों पद प्रधान होने चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों पद प्रधान होने चाहिए। तो देखो, ये जो वर्ड दे रखा है शीतोष्ण, क्या दे रखा है? शीतोष्ण। इस शीतोष्ण को अपन देखेंगे तो इसको पहले आप खोल करके देखो कि क्या है। तो इसमें से निकल रहा है, एक तो निकल रहा है शीत। क्या निकल रहा है? शीत। और एक शब्द निकल रहा है उष्ण। तो देखो, दोनों शब्द स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। जब दोनों स्वतंत्र अर्थ रखते हो, इसका मतलब है कि दोनों की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। जब दोनों की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है तो दोनों को अलग अलग
यानी कि उसके बीच में विभक्ति चिन्ह का यूज करेंगे, और वो विभक्ति चिन्ह का यूज करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा कौन सा, द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों प्रधान है। बाकी विभक्ति तो अपन तत्पुरुष में भी करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों के बीच में दोनों को इंपोर्टेंस है, यानी कि शीत और उष्ण। ऐसा नहीं शीत में उष्ण, नहीं, शीत में का उष्ण होता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक आपको और जानकारी के लिए बता देते हैं कि मोस्टली ये जो द्वंद्व समास होते हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं कि सर माता पिता में कहाँ ऑपोजिट है, ऑपोजिट भले मत हो, लेकिन लिंग के आधार पर आपको इस तरह से समझना होगा कि दोनों हैं वो अपनी अपनी जगह एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है कि शीत और उष्ण। शीत और उष्ण, शीत का मतलब ठंडा होता है, कोल्ड, और उष्ण का मतलब समर, यानी कि जो गर्मी होती है उसको उष्ण बोलते हैं। अपना क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। ना तो शीत में उष्ण होगा, ना ही शीत से उष्ण, या फिर ये जो इनमें से कोई नन ऑफ अबोव, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन, वो समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? अभी भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो होता है अपना द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर समास की, पहले ही बोला था, इनकी क्वालिटीज क्या क्या विशेषताएं होती है और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है। अगर आप इसके क्वालिटीज को अच्छी प्रकार से समझ लेंगे तो इसके एग्जाम्पल को ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, आपको समझना है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, इससे पहले जो मैंने शीतोष्ण का जो एग्जाम्पल दिया वो आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला, ताकि क्या है कि आप कोई चीज़ को लेकर के रटे नहीं, समझे। आज की जो लर्निंग है, आज की जो एजुकेशन है, वो क्रिपिंग पर डिपेंड नहीं है, रटने पर नहीं है, वो चीज़ें समझने पर कि आपकी समझने की शक्ति कितनी अच्छी है। तो मित्रों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए भर्ती परीक्षाओं को मैंने ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को कलेक्शन किया, और उसके कलेक्शन से जो क्वेश्चन इंपोर्टेंस लगे उनको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और मुझे पूरे विश्वास ही नहीं बल्कि पूरी आशा है कि ये जो श्रृंखला है, या हम जो रोजाना आपके सामने जो सेशन ला रहे हैं, भले वो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन संख्या में कम हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप एग्जाम के तदुपरांत देख सकते हैं कि हमारे इस श्रृंखला से कितने क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं या फिर कितने क्वेश्चन आए हैं। इस प्रकार से हमारा ये पूरा प्रयास रहता है कि जो क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट हो वही आपके सामने डिस्कस करें, और विद सॉल्यूशन और उसके कॉन्सेप्ट के साथ में। तो मित्रों, ध्यान रखना है कि हर समास की क्वालिटीज और उसके लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आप उसका विग्रह करना, समझना, फिर आपके क्वेश्चन की जो गलत होने की जो संभावना, जो पॉसिबिलिटीज होगी, वो बहुत ही माइनर हो जाएगी, बहुत ही कम होगी। क्योंकि द्विगु समास है, इसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। तत्पुरुष समास का जो सेकंड पद है वो प्रधान होता है, और बहुब्रीहि समास का अन्य पद क्या होता है? प्रधान होता है। और अपना जो आंसर है वो क्या है? द्वंद्व। इसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन, नीला है जो कंठ में समास है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मित्रों, ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको पूरी तरह से सोच समझ कर आंसर देना है कि इसमें कौन सा समास है। मैं एक सेकंड के लिए वेट कर रहा हूँ कि आप इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर है वो समझने की कोशिश करें। ऑप्शन पहला कर्मधारय दे रखा है, सेकंड बहुव्रीहि दे रखा है, थर्ड है वो तत्पुरुष दे रखा है, और फोर्थ है वो अव्ययीभाव जो दे रखा है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझो। तब तक मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसकी सही अप्रोच क्या होती है। तो मित्रों, ध्यान रखना, ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए जिसके अंतर्गत मल्टीपल ऑप्शन सही होने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, तो उसमें आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या जानना सही है? तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना कि यदि समास है उसका विग्रह करेंगे, उस दौरान उसके उत्तर है वो विग्रह के अनुसार दिया जाता है। किसके अनुसार दिया जाता है? विग्रह के अनुसार, न कि वरीयता के अनुसार। कैसे? इस सवाल को समझने, हमने देखा है कि जो नीलकंठ होता है, क्या मतलब होता है? नीलकंठ, ये इसी का क्या है? समास विग्रह। नीलकंठ का ही है समास विग्रह। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? भगवान शिव की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, नीला है जो कंठ, क्या लिखा है? देखो आप इस चीज को समझो, नीला है जो कंठ, या नीला है जो कंठ लिखा है, इसका मतलब विशेषता बताइए जा रही है, विशेषण की बात हो रही है, अन्य पद की बात नहीं हो रही है। तो विग्रह के हिसाब से अपन बात करेंगे कि नीला है जो कंठ, इसका मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय, ना कि बहुव्रीहि। ध्यान रखना। तो फिर
ऐसे क्वेश्चनों को और क्या क्या संभावना हो सकती है, इसको पूछने का और क्या क्या ढंग हो सकता है। अगर वाक्य के या फिर प्रश्न में सीधा दे रखा हो कि नीलकंठ में समास है, क्या दे रखा है, नीलकंठ में समास है, और समास के अंतर्गत एक दिया हुआ है आपको, जैसा कि ये एक तो मैंने अप्रोच बता दी कि इस तरह से विग्रह करके दे दिया जाए और फिर उसमें कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दे दिया जाए। हमें पता है कि नीलकंठ में दो ही जो समास होंगे या होते हैं, इन दोनों में से एक होगा, दो होता है लेकिन वो स्थिति के सिचुएशन के हिसाब से होता है। तत्पुरुष बहुव्रीहि अविभाव उनकी कोई गुंजाइश नहीं होती है, द्वंद्व वगैरह, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ऐसा ये एक और सिर्फ नीलकंठ ही नहीं और भी है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो ही समास होंगे जिसके अंदर ये कंट्रोवर्सी होगी। अब दोनों में से किसको प्रायोरिटी दी जाए, इस चीज को ध्यान रखना है। हिंदी में अपन जो बोलते हैं वरीयता, तो ये कैसे देंगे, तो ये वरीयता, ये जो मैंने जो आपको बताई ये बात, इसमें क्या होता है कि समास विग्रह के दौरान प्रश्न में अगर उत्तर में समास विग्रह दिया जाए या फिर प्रश्न में जो भी है समास विग्रह दिया जाए आफ्टर ऑल, तो उसमें आपको उत्तर देना है वो समास विग्रह के अनुसार देना है, ना कि वरीयता के हिसाब से। भले वरीयता बहुव्रीहि भी हो, अगर सीधा पूछा जाता कि नीलकंठ, क्या दे रखा होता कि नीलकंठ में समास है, सिर्फ इतना ही पूछा जाता, तो हम निश्चित रूप से बहुव्रीहि करते। क्या करते, बहुव्रीहि करते। भले ऑप्शन में कर्मधारय या बहुव्रीहि दोनों हो, लेकिन हम क्या सही करते, बहुव्रीहि करते, पहली चीज। सेकेंड, अगर यही दे रखे होता कि नीलकंठ में समास है और ऑप्शन में कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या अभिभाव देते, यानी कि बहुव्रीहि नहीं देते, तो अपने पास में एक ही रहता ऑप्शन और वो अपन करते कर्मधारय, पहली बात। अगर ऑप्शन प्रश्न तो यही होता कि नीलकंठ में कौन सा समास है, लेकिन ऑप्शन में बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व और अभिभाव होते, तो अपन क्या करते, बहुव्रीहि करते। क्यों, क्योंकि अपने पास में कर्मधारय नहीं है, या फिर कर्मधारय और बहुव्रीहि होते और सीधा पूछते कि नीलकंठ में कौन सा है, तो हम दोनों होने पर भी सिर्फ बहुव्रीहि ही करते। लेकिन ध्यान रहे, अपने को अगर विग्रह दिया हुआ है तो उसमें प्रायोरिटी के हिसाब से काम करते। आज का अंतिम क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित हैं। ध्यान रखना मित्रों, इस चीज को समझना है, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। शक्रपाणी, इसका जो सामने दे रखा है वो बहुव्रीहि दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। शक्र, शक्र यानी कि शक्र जो हाथ में है जिसके, पानी का मतलब होता है हाथ, शक्र हाथ में है जिसके, पानी यानी हाथ में है जिसके, अर्थात विष्णु की बात हो रही है, तो ये रूढ़ शब्द हो रखा है, यानी कि विष्णु का पर्यायवाची। ध्यान रखना, बहुव्रीहि समास में मोस्टली पर्यायवाची शब्द होंगे। कौन से शब्द होंगे, पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो ये बहुव्रीहि अपने आप में सही है। दोपहर, दोपहर में द्विगु समास, बिल्कुल, दोपहर, दो पहरों का समाहार या दो पहरों का समूह, द्विगु समास बिल्कुल करेक्ट है। सलजा, द्वंद्व समास, थोड़ी देर के रुक जाते हैं। आजीवन अविभाव समास यानी जीवन भर, ये भी सही है। इसका मतलब अपना जो आंसर है इस क्वेश्चन का, वो आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला हो जाएगा, शैलजा। क्योंकि शैलजा है वो पार्वती का पर्यायवाची शब्द है, जो पार्वती अर्थात जो ये जो भगवान शिव है उसकी पत्नी है पार्वती, वो शैलजा। शैलजा, शैल का मतलब होता है पर्वत, जा का मतलब होता है जन्मी, यानी कि जो शैल यानी कि पर्वत की पुत्री है, यानी पर्वत से जिसने जन्म लिया है, तो वो बहुव्रीहि का होगा। किसका होगा, बहुव्रीहि का, न कि द्वंद्व का होगा। तो मित्रों, मुझे आशा है बल्कि अपेक्षा भी है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध हुआ होगा। और अगर ये सेशन आपके लिए अच्छा लगे या आपके ज्ञान में ऐसे लगे कि ये बहुत ही वृद्धि करने वाला है, तो हमारे सेशन को आगे से आगे लाइक, शेयर और जितने भी आपके साथ में पास में व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी ग्रुप हो उसमें आगे से आगे शेयर करें। इसी के साथ में मैं आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।